हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है गौर केमिस्ट्री एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए एक और जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर गिव रीजन टाइप्स क्वेश्चंस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर बोर्ड एग्जाम। कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है प्यारे बच्चों, और आपको पता होगा ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आते हैं गिव रीजन टाइप वाले, है ना। वन लाइनर क्वेश्चन है। मेरे साथ साथ सुनेंगे, ध्यान से लिखेंगे इसको। तो फटाफट कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ साथ बड़े ध्यान से सुनिए और लिखते रहिए। 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो देखते हैं, देखोगा। सबसे पहले हम बात करेंगे डी ब्लॉक की। हम जानते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्लियर है। तो डी ब्लॉक के जो क्वेश्चंस वन लाइनर आते हैं बेटा, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या देख पा रहे हैं आप। वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हम सबको पता है कि डी ब्लॉक मेटल्स की जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि क्यों होती है, क्लियर है। तो देखिएगा, ध्यान से लिख सकते हो मेरे साथ साथ, चाहे वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट कर लो, जैसा आपको कन्वीनियंट लग रहा है, क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पे आंसर क्या है बेटा। बिकॉज बोथ, कौन से बोथ, एन माइनस डी एंड एन एस। आपको पता है हमारे पास जो है एन डी वाला होता है, हमारे पास लास्ट में देखूंगा एन माइनस वन डी और एन एस, दोनों ऑर्बिटल जो है डी ब्लॉक के क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। 1 से लेके 10, है ना, 1 to 2 वाले बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं दोनों ऑर्बिटल आउटर मोस्ट वाले। तो क्या कह रहा है कि एन माइनस डी और एन एस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग एंड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन देम स्मॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डी और एस में, डी ब्लॉक के केस में जो आउटर मोस्ट डी होता है 3D होगा, 4s हो सकता है, 4D 5s हो सकता है बेटा। इनकी दोनों की एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होता है, जिससे इजीली इलेक्ट्रॉन जो है आपस में ट्रांसफर हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, या ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। हेंस डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी लॉस्ट, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा Mn के एग्जांपल आपने देखो, Mn डी ब्लॉक का हमारा मेटल है। आपको पता है Mn का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होती है, +3 +4 +5 +6 +7 तक जाती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। आप सब आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अगर डी ब्लॉक पढ़ा होगा बेटा, हमें भी देखा होगा कि डी ब्लॉक के मेटल जनरली कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। वो तो पता है हमें, लेकिन रीजन क्या है, क्यों बनाते हैं। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है इसका, ड्यू टू द डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अगर आपने सीएफटी पढ़ा हो कोऑर्डिनेशन में, तो वहां पे आप देखते हैं स्प्लिटिंग होती है T2G इजी में, है ना। तो वहां पे हम देखते हैं ई T2 में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, तो वहां पे हम देखते हैं कि डी ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से क्या करते हैं, दूसरे एनर्जी लेवल में यहाँ से जंप करते हैं ऐसे, ठीक है ना, अगर आपको ध्यान होगा इस तरह से, ठीक है। तो वही रीजन है। तो जब उन पे हम लाइट डालते हैं, प्रॉपर लाइट गिरती है, तो उस पर्टिकुलर व्हाइट लाइट में से किसी पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, जंप करेगा, फिर वहां से जब वो वापस आएगा तो उस कलर की जो है इमिट करेगा, तो डिफरेंट टाइप के कलर दिखाई देंगे। कब, देखो लिखा है व्हेन व्हाइट लाइट फॉल्स इलेक्ट्रॉन जंप बिटवीन partially filled d orbital and absorb visible light giving color, क्लियर है। सबसे अच्छी बात क्या बोला, पार्शियली बोला है। इसका मतलब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि डी के केस में जब इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 9 तक होंगे बेटा, तो ही कलर आएंगे। अगर सिस्टम D0 या D10 है तो जनरली कलर नहीं होते हैं। हालांकि यहाँ पे एक दो एक्सेप्शन है, K2Cr2 O7 वाला और KMnO4 में बेटा, है ना। लेकिन जनरली आपको देखने को मिलेगा D0 और D10 में जो है कलर नहीं होता, क्योंकि इनमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट वन, नोट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपके लिए मैं बिल्कुल बहुत इफेक्टिव और ऑथेंटिक वीडियो लेकर आता हूँ, लेक्चर लेकर आता हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपको, है ना। देखिएगा, तो वाई आर ट्रांजिशन मेटल पैरामैग्नेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सबके सभी है। हमने कहा जनरली ट्रांजिशन मेटल जो है पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक किस पे डिपेंड करता है बेटा, बिकॉज दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, इन d ऑर्बिटल्स विच अलाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब सिंपली याद कर सकते हैं, अगर किसी मेटल के पास, है ना, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसके आउटर मोस्ट में, वो बेटा हमेशा कैसा होगा बोलो, पैरामैग्नेटिक शो करेगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाई डू ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट। आपने देखते होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कैटलिस्ट यूज करते हैं, उनमें से मैक्सिमम आपके जो है डी ब्लॉक के मेटल्स या उनके कंपाउंड्स होते हैं। उसका रीजन क्या है ना, डी ब्लॉक में ऐसा क्या, डी ब्लॉक मेटल्स में, ट्रांजिशन मेटल्स में, कि उनको हम एज अ कैटलिस्ट जनरली यूज करते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज दे कैन चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट
एंड फॉर्म इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सेस एंड लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। आपको पता होगा ये कैटलिस्ट का फंक्शन होता है। तो केवल डी ब्लॉक में ही क्या है, क्योंकि उनमें एक तो बेटा क्या होता है, चेंजेबल ऑक्सीजन स्टेट्स होती हैं और वो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ठीक है बेटा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनते हैं वो डी ब्लॉक के मेटल ही क्यों बनाते हैं बेटा। सिंपल सा इसका रीजन है, ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये चार तीन रीजन इसके बड़े इंपॉर्टेंट है और कभी कभी इससे एमसीक्यू भी बन सकते हैं। ध्यान रखना, जो मैं वन लाइनर बता रहा हूँ ना, इन्हीं से आपको एमसीक्यू भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से समझना। देखो देयर इज थ्री रीजंस। पहला कि उनका जनरली जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, उनपे हाई चार्ज डेंसिटी होती है बेटा, और सबसे बड़ी बात उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिससे वो क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम लिगेंड्स, तभी वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अगेन। आपने देखा होगा डी ब्लॉक के मेटल का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, आयरन आपको पता है इसमें, देखिए है ना। ऐसे बहुत सारे टंगस्टन मेटल है हमारे पास, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। तो कह रहे डी ब्लॉक के मेटल का बेसिकली हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों होते हैं बेटा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। क्या रीजन है बोलो, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। और मेटेलिक बॉन्डिंग क्यों होगी, बिकॉज अराइजिंग फ्रॉम पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ एस एंड डी इलेक्ट्रॉन, उसके अभी हम बात कर रहे थे, है ना। जैसे 4s 3d ये सब पार्टिसिपेट करते हैं, और साथ ही साथ बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन भी इसका रीजन है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, है ना। तो प्लीज इसको नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों, तो जरूर करेंगे, जिससे इन फ्यूचर आपको ऐसे और भी बहुत सारे लेक्चर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, वाई आर जिंक कैडमियम एंड मर्क्यूरी। वेरी कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीटेड भी है और बहुत सालों से पूछा जाता है ना। इसकी वैरायटी बन सकती है, एमसीक्यू बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज अ डी ब्लॉक बट डू नॉट कंसीडर एज अ ट्रांजिशन मेटल्स, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, जिंक कैडमियम मर्करी नॉट कंसीडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसी का मॉडिफाई करके क्वेश्चन बन सकता है कि जिंक कैडमियम और मर्करी ये डी ब्लॉक के मेटल्स तो हैं, बट इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसीडर नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं बताइए, because they have completely d orbitals, it means d10। आप देखोगे जिंक का आउटरमोस्ट d10 होता है बेटा, इन बोथ एटॉमिक और आयोनिक स्टेट, सो नो टिपिकल ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज। अगर आपको ध्यान होगा जिंक का नंबर होता है 30। क्लियर हुआ, तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा बताइए, आपको अच्छे से पढ़ा होगा आपने, 3d10 और 4s2। एटॉमिक फॉर्म में भी देखो 3d10 हो गया है। अगर हम इसे आयोनिक फॉर्म देखें तो जिंक की जनरली जो बेसिक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा, दैट इज अ +2। इस केस में भी क्या होगा, अभी भी 3d10 रहेगा और 4s क्या हो जाएगा बेटे, 0। देखो दोनों केस में ये डी क्या है, फुली फिल्ड है, क्योंकि ट्रांजिशन मतलब वही बात हुई ना बेटा, हमने कहा ना डी डी ट्रांजिशन की बात हो रही है। तो अगर हमारा डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड होगा तो इसमें ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो यही रीजन है कि जिंक कैडमियम और मरकरी, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में तीनों एक ही ग्रुप के मेटल है ना। जिंक कैडमियम मरकरी, आपको याद होगा डी ब्लॉक के अंदर एक कौन सा ग्रुप होता है बताओ, दिस इज द, बताओ बेटा कौन सा ग्रुप है, लास्ट ग्रुप है ना डी ब्लॉक का, कौन सा ग्रुप होता है ये, लास्ट ग्रुप होता है। ठीक है ना, ग्रुप 12, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया प्यारे बच्चे, व्हाई इज द कॉपर +1 अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में ये अनस्टेबल क्यों है, जबकि ध्यान देना कॉपर +1 का मतलब बेटा D10 सिस्टम होता है ना। कॉपर का नंबर 29 है, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो D10 आएगा, और D10 तो फुली फिल्ड है, स्टेबल होना चाहिए, बट वो कह रहा है एक्वस कंडीशन में स्टेबल नहीं होता। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, बिकॉज कॉपर +1 डिसप्रपोर्शनेट, और दूसरी चीज है बेटा कि कॉपर +2 आयन इज मोर स्टेबल ड्यू टू हायर हाइड्रेशन एंथैल्पी। एक्चुअली में जो कॉपर प्लस है ना वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, वो उसका जो है डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन हो जाती है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होकर ये कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर कॉपर न्यूट्रल में। दूसरा सबसे बेसिक रीजन है इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो उसको बैलेंस नहीं कर पाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कीवर्ड है, वन लाइनर आंसर है बेटा, अगर आपने ये कीवर्ड भी लिखे ना पूरे पूरे एक नंबर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वहां से, व्हाई इज Mn+2 मोर स्टेबल देन Mn3 पॉजिटिव। वेरी इंपॉर्टेंट वेरी बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन समझना ध्यान से। कैसे हम डिसाइड करेंगे बेटा कि इसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करते हैं, मैं थोड़ी देर पहले आपसे बोला है
अगर किसी सिस्टम में आउटर मोस्ट डी सेल ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं, अगर उसके आउटर मोस्ट में डी में 0 हो रहे हो, या डी में बेटा 5 हो रहे हैं, या डी में 10 हो रहे हो, ये हाफ फील्ड हो गया कंप्लीटली, ये फुली फील्ड हो गया और एम्प्टी हो गया। इन तीनों केस में ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लूज गेन करने से अगर ये कंडीशन आ रही हो तो वो हमेशा एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं बेटा। क्लियर? देखो Mn का नंबर आपको पता है 25 होता है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या बचेगा 3d5 एंड 4s2। तो +2 में देखो ये 2 चले गए, लेकिन d5 हाफ फील्ड हो गया ना, लेकिन +3 में फिर d से भी एक जाएगा तो d4 हो जाएगा, जो कि ना कि हाफ फील्ड है ना फुली। तो लिखा है बिकॉज Mn2 पॉजिटिव हैज हाफ फील्ड d5 कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज अ एक्स्ट्रा स्टेबल। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। क्लियर? ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। Why does Fe3 positive show more paramagnetism than Fe2 positive? अब पैरामैग्नेटिक किस पे डिपेंड करता है, अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे बेटा, सिंपल सा मीनिंग अनपेड इलेक्ट्रॉन पे। तो जिस पे जितने ज्यादा अनपेयर्ड होंगे वो उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। तो Fe3 पॉजिटिव के पास बेटा 5 अनपेयर्ड होते हैं, वाइल Fe+2 के पास कितने, ओनली 4 अनपेयर्ड होते हैं। क्लियर है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको पता होगा Fe का नंबर 26 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाई इज Cr2 पॉजिटिव स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अगेन, Cr2 पॉजिटिव इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब ये Cr+2 से Cr+3 में कन्वर्ट क्यों होना चाहता है? रिड्यूसिंग एजेंट समझते हो? बोलो। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो, सामने वाले को रिड्यूस करे, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो क्या आंसर है बेटा? बिकॉज इट इजिली लॉसेज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म स्टेबल Cr3, मतलब D3 कॉन्फ़िगरेशन। अब आप सोचेंगे D3 स्टेबल कैसे हो, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है बेटा T2G इजी वाला, पता है आपको ना, 1 2 3 1 2। देखो यहाँ पे अगर क्रोमियम 3 होगा तो नीचे का जो T2G लेवल है बेटा ये हाफ फील्ड होकर स्टेबल हो जाएगा, है ना, इस तरह से। Why does जिंक शो ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट? कई बार इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि 3D सीरीज का ऐसा कौन सा मेटल है जिसकी सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दैट इज आल्सो जिंक, है ना, एक ही होती है बेटा, वेरिएबल नहीं होती इसकी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इसने पूछा कि +2 ही क्यों होती है, देखिएगा तो अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, बिकॉज जिंक जब +2 में होगा तो D10 हो जाएगा, है ना, कॉन्फ़िगरेशन, एंड लॉस ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, कहां से, s इलेक्ट्रॉन से, s ऑर्बिटल से लूज करेगा बेटा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाई डज KMnO4 एक्ट एज अ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार आपने सुना भी होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते भी हैं कि KMnO4 एंड K2Cr2O7 दिस बोथ कंपाउंड आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों होते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे, ध्यान रखिए, बहुत सोच समझ के मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं, तो ध्यान देना इन पे। इन एसिडिक मीडियम, है ना, उसने एसिडिक मीडियम पूछा है आपसे कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्यों बिहेव करता है। तो इन एसिडिक मीडियम Mn+7 जो होगा बेटा, अगर आप यहाँ पे Mn की क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +7 आएगी। क्लियर है? इज रिड्यूस टू Mn2 पॉजिटिव गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, हैंस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। +7 का मतलब इसका डी पूरा 0 है बेटा, काली है, ठीक है ना, जिससे ये इजीली बेटा इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन, और जिससे इलेक्ट्रॉन लेगा उसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं हम एफ ब्लॉक की। अभी तक हम किसकी बात करें बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे डी ब्लॉक के बारे में, अब हम बात करते हैं एफ ब्लॉक की। वाई डू लेंथेनॉइड शो मेनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट? हाँ, तो आपको ये भी क्वेश्चन भी आते हैं इसमें कि लेंथेनॉइड सीरीज की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, दैट इज अ +3। एक तो आप ये भी याद रखेंगे। दूसरा उसने पूछा कि +3 ही क्यों होती है, देखिएगा, बिकॉज दे लॉस टू सी, क्या, टू बेटा 6s एंड 1 5d इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। एफ में भी वही कंडीशन, लेंथेनॉइड का मतलब एफ सीरीज हो गई 4f सीरीज, एफ में या तो 0 हो रहा हो, या F7 हो रहा हो, या F14, अगर ये कंडीशन आती हुए तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो कह रहा है इसलिए आउटर मोस्ट के 6s से और 5d से दोनों से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और ये +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। व्हाई डू लेंथेनॉइड शो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे सभी इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है ना। तो ये देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्वेश्चन जरूर आते हैं, व्हाट इज द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना, इस पे क्वेश्चन, इसका रीजन क्या है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाई डू लेंथेनॉइड शो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड सीरीज जो है हमारी वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों शो करती है बेटा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है इसका, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। देखिएगा आपको याद होगा
एफ ब्लॉक में दो सीरीज होती है ना, एक होती है हमारे पास कौन सी सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज, और एक होती है बेटा एक्टिनॉइड सीरीज। क्लियर है थे? तो लेंथेनॉइड सीरीज होता है आउटर मोस्ट में 4f, इसके हम बोलते हैं 5f सीरीज। तो कह रहा है इसके जो 4f इलेक्ट्रॉन्स है उनकी शील्डिंग बहुत पुअर होती है, जिससे क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा इंक्रीज करता है, बढ़ जाता है, और जिससे हमारा साइज क्या करता है बोलो, डिक्रीज करता है। समझना बहुत ध्यान से, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है, पुअर शील्डिंग होना, किसका, 4f का। बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाई इज सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड डिफिकल्ट, देखो वही रीजन है इसका कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से अभी हमने कहा उनके साइज जो है सिमिलर सिमिलर हो जाते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा, हमारे पास एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है बेटा, है ना, कौन सा वाला, कि जर्कोनियम एंड हाफनियम, इससे ये दोनों अलग अलग सीरीज के एलिमेंट है, लेकिन उसके बावजूद इनका साइज क्या होता है, सिमिलर होता है। तो देखो क्या पूछ रहा है, बिकॉज ऑल लेंथेनॉइड्स हैव वेरी सिमिलर आयोनिक रेडियाई एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कह रहा है पूरे लेंथेनॉइड की जो साइज है या आयोनिक रेडियाई है और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होने की वजह से उनको सेपरेट करना मुश्किल होता है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वाई डू लेंथेनॉइड फॉर्म कलर्ड आयंस, तो उसका बेटा वही रीजन है, जिस तरह से डी ब्लॉक में डी डी ट्रांजिशन होता है, ऐसा ही हमारे पास यहाँ पे भी ड्यू टू एफ एफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विद इन 4f ऑर्बिटल्स। वाई डू लेंथेनॉइड शो पैरामैग्नेटिज्म, तो वही है बेटा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया एमसीक्यू में, रीजन में। Why does basicity of lanthanide hydroxide decreases from lanthan क्या lanthanum hydroxide to lutetium hydroxide? देखो lanthanum जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है वैसे, लेकिन इसके बाद की सीरीज हमारी पूरी lanthanide होती है, और इसका लास्ट है बेटा ल्यूटेशियम। कह रहे हैं अगर हम अक्रॉस द सीरीज चलते हैं ऐसे, है ना, तो कह रहा है यहाँ पे बेसिक जो इनका कैरेक्टर है, बेसिसिटी है, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो क्या रीजन है बोलो, अगेन वही रीजन है इसका भी, ड्यू टू डिक्रीजिंग आयनिक साइज। क्यों, कॉज्ड बाय लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन साइज छोटा होने की वजह से इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो OH को इजिली रिलीज नहीं कर पाएगा, तो इसलिए बेसिसिटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज करती है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई डू एक्टिनाइड शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको पता है एक्टिनाइड्स में जो है सभी क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ना, तो कह रहा है ये भी जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बिकॉज इनके जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, वो है 5f67s, सभी इलेक्ट्रॉन हैव सिमिलर एनर्जीज एंड पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, है ना, सबकी एनर्जी सेम सिमिलर होने की वजह से सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, इसलिए वो अलग अलग टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन ऑल्सो। व्हाई आर एक्टिनोइड्स मोर रेडियो एक्टिव, हम पढ़ते हैं ना कि एक्टिनोइड सभी रेडियो एक्टिव होते हैं, रीजन क्या है उसका, बिकॉज ऑफ लार्ज एटॉमिक साइज एंड अनस्टेबल न्यूक्लियाई। प्लीज नोट डाउन करते रहिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन इसको एक बार लिखना जरूर, है ना, एक बार एग्जाम में जाने से इसको गो थ्रू करना अच्छे से, आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में। वाई डू एक्टिनाइड शो ग्रेटर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, है ना, एक्टिनाइड्स के भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं बेटा, तो यहाँ पे वही है, ड्यू टू हायर चार्जेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एफ ऑर्बिटल। जैसे डी ब्लॉक की हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, डी ब्लॉक में भी लगभग यही रीजन था कि उनकी चार्ज डेंसिटी हाई होती है, स्मॉलर साइज होते हैं, और उनके पास डी एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, मतलब अवेलेबल रहते हैं उसके अंदर, जिसमें इजीली जो है जो अदर लिगेंड्स हैं वो उस पे लोन पेयर दे करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डू एक्टिनोइड शोज एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो यहाँ पे मैं आपको दो बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। जिस तरह से बेटा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ 4f, ऐसे ही बेटा एक्टिनोइड में भी होता है क्या, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल्स, है ना, यू कैन से 5f इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछूं मैं, आई थिंक आपको पता होगा, नहीं है तो ध्यान से सुनना, कि एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर होता है और क्यों होता है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन बेटा ग्रेटर देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज देखो है तो दोनों में एफ, और एफ की शील्डिंग सबसे पुअर होती है, बट यहाँ पे 5f है, साइज बढ़ गया, जिससे शील्डिंग और पुअर हो जाती है, तो आप कह सकते हो दिस इज द पुअर शील्डिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल देन 4f इलेक्ट्रॉन्स, और यू कैन से ऑर्बिटल क्या होता है, एक्टिनोइड्स कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट। व्हाई आर
एक्टिनाइड्स मोर रिएक्टिव देन लैंथेनॉइड्स, रेडियो एक्टिव है बेटा बहुत ज्यादा, आपको पता ही है। तो उससे रीजन क्या है उसका कि बिकॉज, क्या है बोलो जरा, बिकॉज actinides have lower ionization energy and more variable oxidation state। इसी के साथ बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 24 क्वेश्चंस है, और 24 बड़ा अच्छा नंबर होता है ना। देखिएगा ध्यान से, इनको अच्छे से एक बार गो थ्रू करके जाना, रीड करके जाना, अच्छे से समझ के जाना, तो आपको इसमें क्वेश्चंस मिलने के चांसेस रहेंगे, है ना। तो चलिए फिर, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। तब तक के लिए आप सभी को all the best. Thank you for watching. All the best for your exam. Please subscribe the channel for new upcoming lecture. Thank you so much.